जी अस्सलाम वालेकुम। नए साल के बजट में एफबीआर ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई की हैं रिगार्डिंग जो एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आप करते हैं। जब सबसे पहले आपने कोई अगर गाड़ी परचेज करनी है या आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, इसके अलावा थर्ड कैटेगरी में आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है सिक्योरिटीज के अंदर, म्यूचुअल फंड एंड सिक्योरिटीज हैं। और फोर्थ नंबर पे आपने कोई बैंक अकाउंट अपना ओपन करना है, इसमें सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है। और लास्ट में अगर आपने अपने अकाउंट से कैश विड्रॉ करना है तो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर अब रिस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ेगी। आपको अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी एफबीआर की। इसके अंदर आपको कुछ कंडीशंस मीट करनी पड़ेगी ताकि आप ये सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स इंकर कर सकें। इस बजट में एफबीआर ने दो टर्म इंट्रोड्यूस की हैं। एक है इन एलिजिबल पर्सन, जो ये सारी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, और दूसरा बंदा है एलिजिबल पर्सन। पिछले लॉ में अगर हम देखें तो इन एलिजिबल पर्सन आसान अल्फाज में उस बंदे को कहते हैं जो कि एक नॉन फाइलर कैटेगरी में फॉल करता है। और एलिजिबल पर्सन का मतलब ये है कि आप एक फाइलर कैटेगरी में फॉल करें, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फाइलर का होना जरूरी नहीं है। फाइलर का मतलब ये होता है कि आपने रिटर्न फाइल की हुई है पिछले साल की, जिसके ऊपर एटीएल अभी अपडेट हो रही है। लेकिन एफबीआर ने इस कैटेगरी में, एलिजिबल पर्सन कैटेगरी में, फाइलर के अलावा कुछ और कंडीशंस भी अप्लाई की हैं। अगर आप वो सारी कंडीशंस मीट करेंगे तो ही आप इन एलिजिबल पर्सन की कैटेगरी से निकल के एलिजिबल पर्सन कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे और फिर आप ये सारी ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर सकते हैं। अब वो क्या कंडीशंस हैं जो कि आपको मीट करनी है ताकि आप इस सारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट कर सकें विदाउट एनी अप्रूवल या विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सबसे पहले आपको पिछले साल की रिटर्न फाइल करनी है। जिस साल में बैठे हुए हैं आप ट्रांजेक्शन करने के लिए, उससे पिछला साल जो चल रहा है उसकी रिटर्न फाइल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका टैक्स ईयर चल रहा है 2025, जो कि जून 30 को एंड होगा। अभी आप अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई गाड़ी या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको इससे पिछला साल, जो कि 2024 है, उसकी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अब अगर आपने 2024 की रिटर्न फाइल नहीं की तो पहली कंडीशन पे ही आप यहाँ पे नलीफाई हो जाते हैं और आप इनएलिजिबल पर्सन बन जाएंगे, तो अब आप सारी ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अब 2024 की आपने अगर रिटर्न फाइल की हुई है तो पहली कंडीशन आपकी ओके हो जाएगी। सेकंड कंडीशन में आपको सफिशिएंट रिसोर्सेज बताने हैं अपनी रिटर्न में, जिसका एक अलग से फॉर्म एफबीआर अवेलेबल करेगा आईआरएस के ऊपर। ये सेकंड कंडीशन है। इस सफिशिएंट रिसोर्सेज का मतलब ये है कि आपकी रिटर्न में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं उसका मल्टीप्लाई बाय करें 130%। उतने एसेट्स आपके एफबीआर कंसिडर करेगा कि आप इतनी वैल्यू तक के अपनी कोई भी आगे परचेज करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अब कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स को एफबीआर ने किस तरह डिफाइन किया। आपकी रिटर्न में कोई स्टॉक्स पड़े हुए हैं, स्टॉक्स का मतलब है कुछ शेयर्स वगैरह हैं, बॉन्ड्स वगैरह हैं आपके पास पड़े हुए, या आपने अपनी रिटर्न में गोल्ड डिक्लेयर किया हुआ है। गोल्ड के केस में उसने कहा है कि मैं इसकी फेयर मार्केट वैल्यू उठाऊंगा। आपने जिस वैल्यू पे उसको डिक्लेयर किया हुआ है वो वैल्यू मैं नहीं उठाऊंगा। गोल्ड अगर आपने डिक्लेयर किया है तो आपको वहां पे अब उसकी गोल्ड के साथ उसकी जितना उसका वॉल्यूम है, जैसे कितने तोले का गोल्ड आपके पास पड़ा हुआ है, वो भी बताना जरूरी है। तो ही जाके उसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है कि पर तोला क्या रेट चल रहा है, उसके मुताबिक उसका मार्केट वैल्यू रेट अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और एसेट है, जैसे आपके पास कैश पड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस है, ये सारे एसेट्स आपके अब कैश इन कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होंगे। इसको वो मल्टीप्लाई करेगा 130% से, और जो वैल्यू निकलेगी उतनी वैल्यू तक का आप एसेट परचेज कर सकते हैं। चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो घर है, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी आप कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल सारे एसेट जो मैंने यहाँ लिस्ट किए हैं इनकी टोटल वैल्यू बनती है आपकी रिटर्न में 5 मिलियन की, 50 लाख रुपए की। इसको मल्टीप्लाई करेगा 130% से, तो जो रिजल्ट निकलेगा उतनी वैल्यू के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या एसेट परचेज कर सकते हैं, या गाड़ी परचेज कर सकते हैं। तो ये निकलता है 6.5 मिलियन। इतनी अमाउंट आपको एफबीआर अलाउ कर देगा कि आप अपनी रिटर्न में जो आपने एसेट डिक्लेयर किए उसके अगेंस्ट आप नया एसेट परचेज कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन में आपको एक और स्टेटमेंट फाइल करनी है जो आपकी कहलाती है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर। ये आप लेटर से फाइल करेंगे। जो सफिशिएंट रिसोर्सेज के अलावा आपकी पास डिटेल जो आ रही होगी वो आपने बतानी है। ये आपने सिर्फ तब फाइल करनी है जिस वक्त आप कोई ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं जिसमें आपकी प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, या आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो फिर आपने ये वाला स्टेटमेंट फाइल करनी है। इसके अंदर आपने ये बताना होगा कि आपके पास कितने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एसेट्स हैं और उसकी क्या वैल्यू निकलती है, ताकि आप प्रॉपर्टी या कोई भी ट्रांजेक्शन आप जो करना चाह रहे हैं वो आप एग्जीक्यूट कर सकें। अब अगर ये तीन कंडीशंस आप मीट करते हैं तो फिर आप एलिजिबल पर्सन की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे, और फिर जो ऊपर हमने कुछ ट्रांजेक्शन लिस्ट डाउन की थी जिसके ऊपर एफबीआई ने रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की है, वो रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। इसमें प्रॉपर्टी, गाड़ी, सिक्योरिटी, इनमें इन्वेस्टमेंट है, और इसके अलावा बैंक अकाउंट ओपन करना है या फिर कैश विड्रॉ करना शामिल है।
अब यहाँ पे अगर एक बंदा, एक जैसे फैमिली मेंबर है, उसके कुछ उसके डिपेंडेंट लोग हैं फैमिली में, वो रिटर्न फाइल नहीं करते या उनकी कोई इनकम नहीं है, तो फिर इस केस में एफबीआर ने कहा है कि जो अगर एक बंदा एलिजिबल पर्सन है, तो उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर जितने भी होंगे वो भी उसकी वजह से एलिजिबल पर्सन ही कहलाएंगे। तो उसका स्टेटस और उसके फैमिली मेंबर का स्टेटस सेम कंसिडर होगा। मतलब अगर वो एसेट परचेज करना चाह रहे हैं तो उनको भी एलिजिबल पर्सन ही समझा जाएगा। अगर उनके अपने घर में ऐसा फर्द है जो कि इनकम डिक्लेयर कर रहा है, सारी एसेट्स को डिक्लेयर कर रहा है, तो उसकी वजह से उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर भी एलिजिबल पर्सन कहलाएंगे। अब इस इमीडिएट फैमिली मेंबर में तीन लोग शामिल हैं। सबसे पहले आपका स्पाउस है, उसके बाद आपके पेरेंट्स हैं, और लास्ट में आपके चिल्ड्रन हैं जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। इसके ऊपर यहाँ कंडीशन है कि अगर आपके चिल्ड्रन आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो फिर उस कैटेगरी में वो फॉल नहीं करेंगे। तो ये लोग भी एलिजिबल पर्सन बन जाएंगे अगर आपने अपनी सारी कंडीशंस मीट कर ली हैं। अब लास्ट में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि मैंने ये कंडीशन मीट नहीं करनी, ना मैंने रिटर्न फाइल करनी है, ना मैंने अपने एसेट्स के बारे में एफबीआर को बताना है, तो उस केस में एफबीआर ने ये कहा है कि अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं लेकिन आप एलिजिबल पर्सन नहीं बनना चाहते, तो फिर आप सिर्फ आसान अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। आसान अकाउंट एक नॉर्मल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, लेकिन उसमें हर चीज के ऊपर लिमिट लगा दी जाती है। इसमें आपका कैश विड्रॉल के ऊपर लिमिट है, उसमें ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर लिमिट है, और उसके थ्रू आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते उस अकाउंट के थ्रू, या आप उसमें कोई जैसे उसको सेविंग कैटेगरी में आप ओपन नहीं कर सकते। आपको सिंपल करंट अकाउंट में ऑपरेट करना पड़ेगा। एक तरह से वॉलेट अकाउंट आपका होगा जो आप सिर्फ नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कोई आप बड़ी इन्वेस्टमेंट या बड़ा एक जो एक बैंक बैलेंस है वो आप मेंटेन नहीं कर सकेंगे। सेकेंड कैटेगरी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड में या सिक्योरिटीज में, तो फिर एफबीआर एक लिमिट डिफाइन करेगा। अभी वो लिमिट एफबीआर ने अनाउंस नहीं की। बजट जैसे ही अप्रूव होता है तो अगले साल के शुरू में, जुलाई के महीने में, कोई शायद एसआरओ आए जिसमें एफबीआर लिमिट बता दे कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप एक नॉन फाइलर कैटेगरी में फॉल करें या इनएलिजिबल पर्सन कैटेगरी में फॉल करें, तो आप इतनी लिमिट तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट मीटिंग एनी अदर कंडीशन। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट एक नॉमिनल अमाउंट की होगी, इतनी अमाउंट की होगी कि उस पे कोई इतना अट्रैक्टिव रिटर्न आपको नहीं मिल रहा होगा। थर्ड पॉइंट पे, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो फिर एफबीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एफबीआर चेयरमैन ने लिमिट बताई थी कि हम 1 करोड़ तक जो है वो अलाउ कर देंगे नॉन फाइलर को कि वो प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है अगर उसने बाकी कंडीशन मीट नहीं की तो भी। लेकिन इससे ऊपर अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करनी तो फिर आपको वो सारी कंडीशन मीट करना कंपलसरी होगा। गाड़ी अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं बीइंग एन एलिजिबल पर्सन, तो फिर उस केस में आपको एफबीआर ने लिमिट दी है कि आप या तो कोई रिक्शा परचेज कर सकते हैं, कोई मोटर बाइक परचेज कर सकते हैं, या कोई ट्रैक्टर आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और प्राइवेट व्हीकल जो गाड़ी होती है, पैसेंजर व्हीकल, वो आप अप टू 800 सीसी इंजन कैपेसिटी की गाड़ी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई व्हीकल या कोई और गाड़ी परचेज नहीं कर सकेंगे। एफबीआर इस केस में भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर देगा। तो ये सारी लिमिट्स हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ेंगी अगर आप सारी कंडीशन मीट नहीं करते, और आप ये इरादा रखते हैं कि मैंने इन एलिजिबल पर्सन कैटेगरी में ही रहना है, तो फिर आप इससे ज्यादा ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। कुछ जगह पे लिमिट्स डिफाइन है, जैसे यहाँ पे एक लिमिट है, ये कहीं डॉक्यूमेंट में कहीं मेंशन नहीं है। इसको भी एक फॉर्मल एसआरओ या डॉक्यूमेंट के थ्रू एफबीआर इशू करेगा जैसे ही बजट ये अप्रूव हो जाता है। लास्ट में एक और जो एक सवाल है वो माइंड में ये आ सकता है कि अगर आपने कोई अपना एसेट परचेज करना है, जैसे आपके पास अभी एक गाड़ी है करंटली जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आप सेल करके जो पैसे आपको मिलेंगे वो, और प्लस आपके पास जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास एसेट पड़े हुए हैं, उनको इस्तेमाल करके आप नया एसेट परचेज करना चाह रहे हैं, तो फिर उस केस में क्या एफबीआर आपको इस गाड़ी की जो सेल वैल्यू है वो भी आपको अलाउ करेगा। तो इसमें एफबीआर ने अलाउ किया है कि अगर आपने अपना कोई करंट एसेट जो आपके पास पड़ा हुआ है, व्हीकल है, प्रॉपर्टी है, या कोई इन्वेस्टमेंट है, उसको सेल करके आप उसमें फर्दर कोई पैसे ऐड करेंगे और बाकी कोई और नया एसेट आप परचेज कर लेंगे, तो वो एफबीआर उसको अलाउ कर रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में फिर ये वाली व्हीकल, प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट जिसको आप बेच रहे हैं वो भी शामिल हो जाएगी। वो आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के जो एक परसेंटेज है 130% का, उसमें आप वो अमाउंट ऐड कर सकते हैं। इससे आपकी जो एक अलाउेबल लिमिट है वो बढ़ जाएगी ताकि आप नया एसेट परचेज कर सकें। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों को अलाउ होगा जो कि एलिजिबल पर्सन कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और वो सारी कंडीशंस मीट कर रहे हैं। इन एलिजिबल के लिए, जैसे मैंने ऊपर बताया, आपको ये लिमिट्स फेस करनी पड़ेंगी तो ही आप कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर सकेंगे। डिसीजन अपडेट थी रिगार्डिंग फाइनेंस बिल जो कि प्रेजेंट किया गया नेशनल असेंबली में।
एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि 25 से 26 जून तक इस फाइनेंस बिल को अप्रूव कर लिया जाएगा और 1 जुलाई से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद ये सारी लिमिट्स एफबीआर अपने फर्दर डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो एसआरओज होंगे, उसमें वो लिमिट बता देगा। इंशाल्लाह इस वीडियो में टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो, ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।